नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत एक और वीडियो में विकी वीज़ा की। मैं हरिंदर सबका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूके में अपना मास्टर्स लेना है या बैचलर्स लेना है। किसी भी तरीके से अगर यूके में एडमिशन लेना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस कि प्रोसेस होता कैसे है यूके का। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यूके की प्रोसेसिंग होती कैसे है, तभी हम आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कहीं भी आप किसी भी कंट्री में करते हैं, चाहे यूके में करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, चाहे कनाडा में करते हैं, चाहे यूएस में करते हैं, कहीं पे भी जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ़र लेटर का। तो ऑफ़र लेटर कुछ कंट्रीज़ में कंडीशनल आती है, किसी कंट्रीज़ में अनकंडीशनल आती है। यूके में 90% यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑफ़र है वो कंडीशनल आती है, उस पे कंडीशंस लिखी होती हैं। वो कंडीशंस होती हैं या तो ट्यूशन डिपॉज़िट की, या इंटरव्यू की, या फंड्स की, या किसी भी तरीके की कंडीशन हो सकती है, या कंडीशन हो सकती है आपकी एलओआर की। तो ये सब कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी होंगी। इसमें एक टाइम दे दिया जाएगा कि विदिन इतना टाइम आपकी ये कंडीशंस जो है मीट होनी चाहिए। जैसे ही आप कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं उसके बाद आपको जो है फाइनल ऑफ़र लेटर आता है, जिसको बोलते हैं कास, CAS, कास या कैस। CAS मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। जो कैश होती है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर जो कि आपको अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली मिल जाती है, विदिन 1 मंथ आप मानकर चलिए, जो कि ऑफ़र लेटर होती है। और जो फाइनल ऑफ़र लेटर है उसको ही कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम कनाडा में देखते हैं, कनाडा में एक कंडीशनल ऑफ़र आती है, एक फाइनल ऑफ़र आती है, जिसको हम वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट यूके में जो फाइनल ऑफ़र लेटर है उसको ही हम कास्ट बोलते हैं, CAS बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रखिए कि फाइनल ऑफ़र लेटर जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी। ऑल्दो होती कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट उसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें उसको और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कनाडा की, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। उसका जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन ना रखिए। तो फाइनल ऑफ़र लेटर आपकी कास्ट होती है। बट कास्ट ऑब्टेन करना थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे फंड्स भी माँगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे LOR भी माँगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके कंडीशनल ऑफ़र लेटर पे लिखी होती है। तो अब हम बात करते हैं फ़ंड्स की। फ़ंड्स को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फ़ंड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये मानकर चलिए, कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आपको एक रफ़ली आइडिया ही दे दूँगा कि आपको कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इनर लंदन में करते हैं या आउटर लंदन में करते हैं, इस चीज़ में भी फंडिंग का फ़र्क रहता है। बट मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको कैटेगराइज़ नहीं करूँगा कि अगर आप इनर लंदन करेंगे तो इतना, आउटर लंदन करेंगे तो इतना। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल जनरल आइडिया दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे पाउंड भी नहीं, सिर्फ INR में आपको बता दूँगा रफ़ली, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए चीज़ें। मान लीजिए आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस £20,000 है। अगर £20,000 को हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 21 लाख रुपीज़ होते हैं। तो 21 लाख रुपीज़ में से आपका मान लीजिए इनिशियल डिपॉज़िट है £5,000, जो कि लगभग 5,10,000 हो गया। रफ़ली हम इसको 5 लाख रखते हैं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ 16 लाख फ्रॉम 21 लाख। 21 लाख आपकी ट्यूशन फ़ीस थी 1 साल की, और इसमें से आपने 5 लाख पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ 16 लाख। फाइन। और इसके अलावा आप ये मानकर चलिए आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए लगभग 11 से 12 लाख रुपए शो करने हैं। तो 16 लाख प्लस 12 लाख हो गया 28 लाख। तो इन शॉर्ट आपने मिनिमम 28 लाख शो करने हैं, और जो 28 लाख शो करने हैं वो आपके 28 डेज़ ओल्ड होने चाहिए। 28 डेज़ ओल्ड कैसे, कि जो आपकी अमाउंट है वो स्टेबल होनी चाहिए फ्रॉम पास्ट 28 डेज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फंड्स 10 दिन पहले डलवाए, 15 दिन पहले डलवाए। लास्ट 28 डेज़ की आपने स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है और एक बैलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, और इन्हीं में आपका काम चल जाएगा। यही फंड्स आपके कास्ट में यूज़ होंगे अगर रिक्वायर्ड हैं, और यही फंड्स आपके एम्बेसी में यूज़ होंगे, ऑल्दो एम्बेसी में रिक्वायर्ड होंगे 100%। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा कि फ़ंड्स कैलकुलेट कैसे करने हैं। अननेसेसरी आप एक्स्ट्रा फ़ंड भी ना दिखाएँ। अगर 26 की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए, तो आप 28-29 तक दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डबल फंड्स दिखाएँ, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो आप एक, जैसे आपका जितना रिक्वायर्ड है उससे 2-3 लाख ऊपर दिखा सकते हैं, क्योंकि जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है पॉन्ड का। तो इसलिए आप इसको
प्लस माइनस जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बट एक और चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो रेट कैलकुलेट होगा जब आप अपनी वीज़ा फ़ाइल लॉन्च करेंगे, मान लीजिए आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस डेट को की है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपका रेट कैलकुलेट होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आज आपका जो रेट है, जब आपने फ़ंड रखे हैं मान लीजिए, आप उस दिन का रेट कैलकुलेट मत कीजिए, रेट उस दिन का कैलकुलेट करना जिस दिन आपकी फ़ाइल लग रही है। चाहे उसके बाद आपकी फ़ाइल में 10 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं या फिर 2 महीने लग रहे हैं, वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई है। मान लीजिए आज जो पौंड है वो है ₹100 पे, और जो फ़ाइल लगाने के 20 दिन बाद जो पौंड है वो 110 हो जाता है, तो आपका 100 कंसीडर होगा, क्योंकि जिस दिन आपने फ़ाइल लगाई है उस दिन के अकॉर्डिंग फंड्स की कैलकुलेशन होगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो हमारा जैसे ही कास्ट हो जाता है उसके बाद हमें अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 3000 और 4000 रुपीज़, दैट्स इट। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ ऑफ योर वीज़ा फाइलिंग, क्योंकि जो कास्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है यूके वीज़ा एप्लीकेशन का। इट्स नॉट लाइक कनाडा की चलो ऑफर आ गया फाइनल, उसके बाद फाइल लगाओ तो एम्बेसी के हाथ में डिसीजन होता है। ऑल दो यूके में भी एम्बेसी के हाथ में डिसीजन होता है, बट आपकी जो कास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास कास्ट है तो आपके वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 99% रहते हैं, अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है तो। अब इसके बाद आपकी फ़ाइल जो लगती है वो लगती है यूके गवर्नमेंट के पोर्टल पे, और यूके गवर्नमेंट के पोर्टल पे फ़ाइल लगने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। वो वीएफएस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है या थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, तो और उससे आपको अपनी वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और अगर आपने प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए भी आपको वीएफएस की वेबसाइट पे जाकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वहीं पे पेमेंट होगी। तो उसमें आपको इन पर्सन जाके पेमेंट नहीं करना है, तो वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल से ही उसकी पेमेंट भी आपने करनी है। तो ये हो गया, फ़ाइल आपकी ऑनलाइन लगी पोर्टल पे, और वीएफएस की अपॉइंटमेंट आपने ले ली वीएफएस वेबसाइट से। अगर आपने प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज लेनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज मीन्स विद इन 24 आवर्स ऑफ योर बायोमेट्रिक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड प्रायोरिटी सर्विसेज आपका विद इन 5 वर्किंग डेज़ में आपका, मतलब विद इन 1 वीक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो आप प्रायोरिटी सर्विसेज जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 25-28,000 रुपीज़ रहती है। तो ये आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये सब कुछ होने के बाद आपका विद इन जो टाइम रहता है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। एक बार रिज़ल्ट आ गया देन यू आर गुड टू गो। तो ये स्टेप्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं जब आप अप्लाई करते हैं यूके वीज़ा के लिए। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।